अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोइन। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ई ट्रांसमिशन ईद कुर्बान में आपके साथ। नाज़रीन, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे पूरे चैनल की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ दिल से मुबारक हों। और इसके साथ साथ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा ईद मना रही है, सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ दिल की गहराइयों से मुबारक हों। और हम जिस तरह अपनी खुशियों में अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्त अहबाबों को, रिश्तेदारों को याद रखते हैं, इसी तरह हमें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और अपने उन लोगों को याद रखना चाहिए कि जिनकी वजह से हम अपने वतन में आज़ादी के साथ ईद की खुशियाँ मनाते हैं। जी, हमारे तमाम फोर्सेस के लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके शोहदा को और उनकी फैमिलीज़ को अपनी खुशियों में और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, ताकि अल्लाह ताला हमारा ये वतन, प्यारा वतन पाकिस्तान हमेशा सलामत रखे और हम इसी तरह आज़ादी से अपने वतन में हर खुशी सेलिब्रेट करें। आज चूँकि ईद की खुशियाँ चल रही हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी है और ये तीनों दिन सिलसिला जारी रहता है और अल्लाह ताला के हुक्म से हम उसके हुक्म पर अमल करते हुए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते रहते हैं। नाज़रीन करम, अपने प्रोग्राम की बाकायदा इब्तिदा करते हैं अपने मेहमानों के तारुफ से। मेरे आज के जो पहले गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर मुनीर सादिक, उनको करते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ईद मुबारक। और नाज़रीन, मेरे जो दूसरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ है अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से और वो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मैनेजर ऑपरेशन हैं मोइन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। चूँकि नाज़रीन, ये ईद उल अज़हा की खुशियाँ ऐसी खुशियाँ होती हैं कि जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरीके से उसको सेलिब्रेट करें, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और इसके साथ जब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो मुकम्मल हो जाती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी फैमिली में बारबेक्यू करें, अपनी फैमिली में गैदरिंग्स करें, इसके अलावा हर खुशी को हर तरीके से सेलिब्रेट करें। इस बारे में हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर मुनीर सादिक की तरफ और उनसे ये जानते हैं कि ये सबसे पहले, बाद में करेंगे मेडिकल की बातें कि ईद की खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं, खासकर ईद उल अज़हा किस तरीके से मनाते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखें, ईद तो होती है बच्चों की और सबसे ज़्यादा जो अगर फैमिली के अंदर अगर कोई एंजॉय करता है तो बच्चे करते हैं। बड़ों की तो बहरहाल जिम्मेदारियाँ होती हैं, मर्दों की भी जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं, ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं। बिल्कुल। और ईद के मौके में हमारी जो खुशियाँ होती हैं वो मुख्तलिफ अंदाज की होती हैं बच्चों के मुकाबले में। अच्छा। बच्चों की ज़ाहिर सी बात है कि ये खुशी होती है कि वो जानवर को देखते हैं, उसको देखने में उनका मज़ा आता है, किसी और का जानवर को देखते हैं, अपने जानवर को उससे कंपेयर करते हैं। ख़वातीन डिफरेंट तरीके से मनाती हैं। मर्द हज़रात की जैसे हमारी है कि हम ज़ाहिर सी बात है कि हमारी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है, जानवर को जाना, मंडी से ख़रीदना और उसके देखना, उसके बाद उसकी देखभाल करना, ये सब चीज़ें हमारी होती है। और उसके बाद जब ईद का दिन होता है तो ईद की नमाज के बाद से जो है वो फिर काम शुरू होता है, कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुर्बानी करने के बाद फिर वो गोश्त जो आता है घर में, उसको ज़ाहिर सी बात है कि अक्सर जो है वो ख़वातीन उसको उसके हिस्से बनाती हैं और उसके बकरे करती हैं और उसके वो करके, और फिर उसके बाद सेकंड जो अमल होता है वो उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, चाहे वो गरीब नादार लोग हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, एहलो अयाल हैं, इन सबको तकसीम करने। तो पहला दिन तो ज़ाहिर सी बात है इन मसरूफियात में गुजर जाता है। वैसे अमूमन लोग जो है कुछ लोग पहले दिन कुर्बानी करते हैं, कुछ सेकंड डे, कुछ थर्ड डे, ताकि वो लोगों की मसरूफियत कंटिन्यू चलती रहती है। वो अपने लिहाज से लोग उसको असाइन कर लेते हैं, अपने लिहाज से देखते हैं कि किस दिन में ज़्यादा आसानी है। पहले दिन में ज़्यादा आसानी है, दूसरे दिन में, और फिर कसाई की अवेलेबिलिटी, आपकी वाली बात के कसाई की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला है। तो उसके लिहाज से फिर लोगों को अपना जो है ना वो शेड्यूल करना पड़ता है कि सेकंड डे में करेंगे या थर्ड डे में करेंगे। ठीक है। नाज़रीन की बात क्या है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जारी हो सारी है। पहला दिन हो, चाहे दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पसंदीदा जानवर, खूबसूरत जानवर ख़रीद के कुर्बान करते हैं। और आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा महंगाई का वक्त हो गया और लोगों की कोशिश होती है कि अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करें, लेकिन बाज़ जगहों पे यानी कि बाज़ मदारिस में और NGOs का इस मामले में बड़ा अहम किरदार है कि कुछ लोग अगर वो पूरी कुर्बानी मतलब पूरा जानवर नहीं ला पाते क्योंकि हालात इस वक्त लोगों के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं, तो उनकी कोशिश होती है कम से कम हिस्सा हम डाल के गाय में, क्योंकि एक गाय में 7 हिस्से डाले जाते हैं, तो हम सुन्नत इब्राहिमी की अदाई करें। इस काम को सरअंजाम देने के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का जो सिलसिला जारी सारी होता है, NGOs का बड़ा किरदार है। तो आज अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मैनेजर ऑपरेशन मोइन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और अल-मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ा सेटअप है और ये बहुत तकरीबन 300-400 जानवर कुर्बान किए जाते हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से। तो मोइन अहमद से इस बारे में तफसील जानेंगे। मोइन, आप मुझे ये बताइए कि जो इतना बड़ा सिलसिला आप सरअंजाम देते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में लोगों के लिए मदद की जाती है कि ये इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है, तो ये सिलसिला कब से आप लोग शुरू करते हैं जानवरों की ख़रीदारी से? बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं मेट्रो TV के तवज्जुह से हमारे तमाम देखने वालों को
अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से, अपने ट्रस्टीज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और देखिए जो आपने सवाल किया है ना, असल में ये जो कुर्बानी का, जैसे अब ईद का दिन है, जैसे ये तीसरा दिन ख़त्म होगा तो यूँ समझ लें कि 1-1.5 हफ्ते बाद से जो ना तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा। लेकिन वो स्लोली होती है, जानवर को पहले से लेना, तैयार करना, वो सारे मामलात होते हैं। फिर अगर कुछ परचेजिंग रह भी जाती है, जैसे बुकिंग आजकल बहुत ज़्यादा जो ना बढ़ती चली जा रही है, लोगों की जो ना बाइंग पावर नहीं है, जी जी। तो लोग हिस्सों में ज़्यादा जो ना तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, भी जानवर भी बहुत महंगा मिला है इस दफ़ा, तो उसकी तैयारी शुरू से इसलिए करनी पड़ती है कि ताकि जितने भी अवामिल हैं उसके वो वक्त पे जो ना मुकम्मल हो जाएं। अच्छा, फिर जानवर की जो ना नशोनुमा, फिर उसके बाद फर्दर जो ना मतलब जो ख़रीदारी, फिर उसको किसी एक जगह पे रोकना, ये सारा अच्छा खासा काम है। जी जी। अच्छा, तो आप एक ही मतलब शहर से परचेज करते हैं सारे जानवर खरीदते हैं, मतलब या मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान? देखिए वैसे तो हम जो ना पंजाब साइड से अमूमन जो ना लेते हैं जानवर, लेकिन इस दफ़ा हमने सिंध से परचेज किया ज़्यादातर जानवर। वो जो ना बीमारी जी, हुकूमत इक़दाम जो पाबंदी है, तो एहतियात के तौर पे पंजाब की तरफ नहीं गए, बल्कि जो सिंध से और जो कराची से ख़रीदा जानवर, और फिर उसकी जो ना देखभाल, उसके लिए चारा, उसकी वैक्सीनेशन, वो एक अच्छा खासा अमल होता है। फिर कंटिन्यू बाकायदा टीमें बनाई जाती हैं कि जानवरों की देखभाल के लिए अलग, जानवरों के चारे लाने के लिए अलग, जानवरों की ख़रीदारी के लिए अलग। तो ये अच्छा खासा, यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, टाइम टेकिंग है ये काम बहुत ज़्यादा। सही है। मोइन अहमद से तो इस बारे में हम कंटिन्यू जानते रहेंगे, क्योंकि मेरे जहन में इस हवाले से बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि NGOs हों या मदारिस हों, वो बहुत अहम काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो सिर्फ सफ़ेद पोश लोगों की मदद भी और साथ साथ सुन्नत इब्राहिम में लोगों की आसानी भी है। अब डॉक्टर साहब की तरफ क्योंकि चलते हैं, और ईद उल अज़हा का मौका है, और जानवरों के जहाँ तक कुर्बानी की बात है तो बच्चों को बहुत शौक होता है कि अपने जानवर को घुमाना भी है, दोस्तों में दिखाना भी है, और साथ में इसके साथ मज़े भी करने हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे उस कंडीशन की वजह से ज़ख्मी भी हो जाते हैं, यानी कि जानवर भाग गया या गिरा दिया या टक्कर मार दी। तो इस बारे में जानते हैं डॉक्टर मुनीर सादिक से कि अगर इस किस्म के केसेस आते तो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें सबसे तो अहम बात यह है कि किसी ऐसे बच्चे को जो कि समझदार ना हो, उसको जानवर और ख़ासतौर पे जानवर की जिसामत के लिहाज से देखना चाहिए कि अगर छोटा जानवर है, बकरा, तो वो तो एक समझ में आती है। लेकिन अगर हमने देखा है कि छोटे बच्चे भी जो है ना वो गाय बैल लेके जा रहे होते हैं, तो जानवर है, और अक्सर जानवर जो कि शहरों के होते हैं तो उनमें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो गाँव देहात के ये बिल्कुल ऐसे इलाके के हैं जहाँ पर वो इतने फेमिलियर नहीं है लोगों से या रश से, तो वो ऐसे में देख के बदक जाते हैं। अच्छा। तो छोटे बच्चे को या कम उम्र बच्चे को उसका हवाले करना, ऐसा अमूमन वालिदैन कहते हैं छोटा सा बकरा है, बच्चा चलो घुमा लेगा, लेकिन वही भाग जाता है बच्चों को लेके। भागने को तो बकरा भी भाग सकता है, लेकिन उसमें भागने से ज्यादा ये होता है अगर वो जख्मी कर देगा ना, तो वो जख्मी बड़ा जानवर जो है ना वो ज्यादा जख्मी कर सकता है। तो ये ख्याल करना चाहिए कि अगर वो लेके जा रहा है तो साथ में कोई समझदार उसके साथ मौजूद होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो बिदक जाए तो उसको आप काबू कर सकें। तो अगर उसमें जाहिर सी बात है कि एहतियात वालिदैन ही करें, लेकिन होता है कि डॉक्टर साहब कि अमूमन जैसे चलें तो बच्चों के लिए एहतियात वालिदैन कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े लड़के होते हैं या कसाई वगैरह अमूमन जो जानवर उन्हें भी टक्कर मार देते हैं। जैसे आजकल का जो वक्त है कि हम सोशल मीडिया पे इतने फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं कि हमें हर चीज़ थोड़ी जो ना वीडियो क्लिप्स की शक्ल में पता चल रही होती है, क्योंकि हमें अवेयरनेस फैल रही है। और चूँकि आप डॉक्टर हैं और आपके पास ही केसेस आते रहते हैं, तो अपनी ड्यूटीज़ कैसे मैनेज करते हैं हॉस्पिटल के हवाले से? देखिए, ट्रॉमा में जनरली किसी भी ट्रॉमा हो, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या कोई और हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, उसको हम कहते हैं सिक्योर द साइट। सिक्योर द साइट से मुराद है कि जिस जगह पर वो हादसा हुआ है, चाहे वो आग लगी है, चाहे वो कोई चोट लगी है, उसमें पेशेंट को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जो कि एनवायरनमेंट उसके लिहाज से सिक्योर हो। फिर उसमें जो लोग उसके लिहाज से एक्सपर्ट हैं या एक्सपर्ट नहीं है, ये चंद एक लोग मदद के लिए वहाँ मौजूद हो। अक्सर ये होता है कि वहाँ पर एक झमघटा लग जाता है, तो ऐसे में जो रेस्क्यू करने वाली अगर कोई होता है, कोई बेहोश हो गया और कोई एम्बुलेंस आ रही है या आप उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उस रश की वजह से ना जो गैर ज़रूरी अफराद वहाँ पर खड़े होते हैं उसकी वजह से उसकी शिफ्टिंग में बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको उस ऐसी साइड पे जहाँ पर मिसाल के तौर पे वो एक जानवरों के पास मौजूद है और उसको टक्कर लगी, तो सबसे पहले जानवर वहाँ पर ही मौजूद है, तो पहले उसको वहाँ से लेके आएँ कि मजीद उसको इंजरी वहाँ पर ना हो, तो सिक्योर करें उसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि आप उसको एसेस करें, पेशेंट को देखें, पूछें भाई आप ठीक हैं, होश में हैं, मरीज को देखते हैं कि वो चोट की कितनी सीवियरिटी कितनी है, उसकी चोट की शिद्दत किस नौयत की है। अगर वो बेहोश तो नहीं है, होश में अपने हवासों में है, तो अगर बेहोश है तो फिर हम देखते हैं कि पल्स है कि नहीं है, एटलीस्ट पल्स को देखें कि उसके दिल की धड़कन मौजूद है। तो बेसिक चीज़ें। उसके बाद चोट का तो इतना मसला नहीं है, चोट तो डिपेंड करता है कि कहाँ लगी है, सर पे लगी है, चेस्ट पे लगी है या किसी वाइटल ऑर्गन में लगी है, उसके हवाले से। लेकिन सबसे पहले उसको वहाँ से हटाया जाए,
जो गैर ज़रूरी लोग हैं, अफराद हैं जो तमाशा देखते हैं, जो रेस्ट लगा लेते हैं, उनको उस जगह से हटाया जाए, ठीक है, और उसके बाद बुनियादी चीज़ें देखी जाए। मैं इस बात में कुछ ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। असल में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मेडिकल सेंटर्स भी हैं, तो मेन जो ना गुलशन इकबाल में जो मेडिकल सेंटर है, हम लोग यहीं पर होते हैं, और एक सेटअप लगा हुआ होता है बाकायदा जो ना खाने जमा करने के लिए। अच्छा। तो हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो इंजरी के होते हैं ऐसे कुर्बानी के दिनों में। खास तौर पे लोग पता है क्या करते हैं, खास तौर पर यंग लड़के, वो रस्सी को हाथ में बांध लेते हैं और गाय को समझते हैं कि मैं कंट्रोल कर लूंगा, हो गया। लेकिन गाय अगर बिदक गई ना तो नामुमकिन है तुम्हारे हाथ से कंट्रोल हो। उस सूरत में वो खुद गिरते हैं और जो ना रगड़ते हुए जाते हैं रोड पे। अच्छा, एहतियात जरूरी है कि भाई बहुत ज्यादा रस्सी को लपेटो नहीं। अगर वो जानवर भागे भी तो कम से कम आप रस्सी छोड़ दो, जी। और किसी भी तरह उसको जो टैकल करो। दूसरी बात ये कि नाइफ कट्स के केसेस बहुत आते हैं। अच्छा, तो बहुत ही ज्यादा केस ऐसा आया कि जिसके सीने पे गाय ने लात मारी, वो उतरते वक्त वो शख्स एकदम जो ना सुजू के करीब चला गया और वहां रस्सी नहीं बंधी हुई थी, गाय ने जो ना पलट के लात मारी, वो उसके जो सीने पे लगी और वो उसने खुद मतलब कहा कि मैं तकरीबन 5-6 फीट दूर जो ना जाके गिरा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये एहतियातें जरूरी हैं, बहुत एहतियात करें। देखें, सुन्नत इब्राहिमी है और करना भी है, लेकिन उसमें अगर एहतियात नहीं होगी तो आप अपना नुकसान करेंगे। ठीक है नाज़रीन, असल में बात किया कि जो हम गेस्ट इनवाइट करते हैं और उनकी बातों का मकसद ये होता है कि आपको अवेयरनेस दी जाए और साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी बताई जाए। जिस तरह डॉक्टर मुनीर सादिक ने सारी एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि किस तरीके से बच्चों को वालिदैन को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से उनको उस कुर्बानी के जानवर के साथ छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ये वालिदैन का फ़र्ज़ है ध्यान रखना। और जो मोइन अहमद साहब ने बताया है, चूँकि इनका ताल्लुक मेडिकल के शोबे से, कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं इंजरी के जो इन्हें हैंडल करने पड़ते हैं। बेशक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ज़रूर है, लेकिन जान की हिफाजत भी ज़रूरी है। अब मोइन अहमद साहब की तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा ये जानते हैं कि जो आपका पूरा सेटअप है इज्तिमाई कुर्बानी का, माशाल्लाह आपने अभी बताया था कि 300-400 गायें कुर्बान की जाती हैं, तो ये मुख्तलिफ टीम्स बनाई जाती हैं, इस बारे में बताएं कि किस तरीके से मैनेज होता है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ईद का दिन होता है तो उसमें जो सेटिंग ये होती है कि जहाँ पर कुर्बानी हो रही है, अच्छा देखिए कुर्बानी एक जगह नहीं है, कराची में ही तकरीबन जो ना 500-600 गायें कुर्बान होती हैं और बकरे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1000 के करीब होते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद होता क्या है कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में, पंजाब में, कोयटा में, बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ अल-मुस्तफ़ा की ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15 मुख्तलिफ गायें तकसीम जो ना की जाती हैं। अच्छा। और वो मकामी तौर पे उसको गाय को सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक कुर्बान करके गरीबों में तकसीम करते हैं। अच्छा, जो अल-मुस्तफ़ा गुलशन इकबाल की बात है, यहाँ पर टीमें इस तरह की होती हैं कि जैसे जो ना जानवर कुर्बान करना है, अब वो जानवर कुर्बान करने के लिए हमें कुर्बानी की टीमें बनानी है, जो कि दुआ पड़ेगा, कुर्बान करेगा, फिर उसके बाद वहाँ से जानवर को उठाने वाली टीम, अच्छा। फिर वो वेट करने वाली टीम, अच्छा। फिर वो जो ना थैलों में डालने वाली टीम, जो हिस्से बनाए जा रहे होते हैं, हिस्से बना के फिर वहाँ से मेन हेड ऑफिस में जो ना पहुँचाना। अच्छा। उसके लिए गाड़ियाँ होती हैं, लड़कों की ड्यूटियाँ लगती हैं। जो बुकिंग लोग करवाते हैं तो आप लोग उनके घरों पे पहुँचवाते हैं या वो लोग खुद आते लेने? नहीं, वो खुद लेने आते हैं। असल में देखिए, ये पहुँचवाने वाला और आजकल तो वैसे भी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा भी हो गया, सही बात है, बहुत मुश्किल काम है, जी, टाइम टेकिंग है ये भी। तो फिर वो जो लोग यहाँ से उठा के हेड ऑफिस पहुँचाते हैं, वहाँ पर लोग आके अपने अपने हिस्सा लेके जाते हैं, तो वहाँ भी कई टीमें बैठी हुई होती हैं। अच्छा, वैसे ओवरसीज पाकिस्तानी भी डालते हैं हिस्से वगैरह ताकि वो अपने हमवतनों को इसका सवाब ज्यादा मिले? बिल्कुल डालते हैं, हमारे पास काफी गायें ओवरसीज से आती हैं। और ये तो ऑफिशियल बातें हो गई नाज़रीन, चूँकि ईद का मौका है और हमने डॉक्टर मुनीर सादिक से जान लिया फैमिली से कैसे ईद मनाते हैं। अब इनसे ये थोड़ा सा जानते हैं, जब ये छोटे होते थे तो ये किस तरीके से अपने जानवर को घुमाते थे, बकरा था, गाय था, या इनसे कोई ऐसा वाक़या ज़रूर सुनेंगे जो हमें ये सुनाना चाहते हैं, जो होती है ना एक चीज़ इंसान को हमेशा याद रहती है। जब मैं छोटा था तो ये वाक़या हुआ था मेरे साथ, तो बंदा थोड़ा सा डर भी जाता है। डॉक्टर साहब आप बताएं कोई ऐसा वाक़या हमें, जब आप बचपन में जानवर डेफिनेटली घुमाते होंगे, बकरा ही घुमाते होंगे आप तो यकीनी तौर पे, जिस तरह एहतियाती तदाबीर बताइए। जानवरों में जो है ना ज़्यादा जो मुझे बचपन से खौफ है वो है वो दुम्बे से। दुम्बे में अक्सर ये किया होता है कि मारता भी बहुत दुम्बा मारता है। असल में ऐसा है कि दुम्बा मारता है, तो दुम्बे ने एक दफ़ा ऐसा मेरे साथ किया था कि मैं गुजर रहा था तो वो दुम्बा तेज़ी से ऐसे दौड़ता हुआ और वो आज़ाद था, तो बस उसको देख के जो है ना मैं डर के भाग गया था। तो बस एक ये है, वैसे देखने में मासूम सा लगता है लेकिन ये कि वो टक्कर मारता है। अगर आप बकरे, अच्छा कुछ बकरों में भी ये होती है कि बकरे भी जो है ना वो कुछ तो पालतू घर के पले हुए होते हैं तो वो तो इतना नहीं है, लेकिन बाज़ बकरे जो ऐसे होते हैं वो
एक दूसरे से टक्कर मारते हैं। ज़्यादा ये मैंने देखा है कि ये चीज़ दुम्बों में ज़्यादा होता है, दुम्बे इस लिहाज से थोड़ा खतरनाक होता है कि वो टक्कर मारता है। तो बचपन में एक दफ़ा ऐसा वाक़या होता है जिसमें नहीं होती है फिर भी मारता है। हाँ, फिर भी मारता है। दुम्बे में मैंने देखा है कि ये होती है। तो एक दफ़ा बचपन में ऐसा वाक़या हुआ था कि गली से मैं गुजर रहा था, तो वहाँ पर एक दुम्बे को देखा, तो दुम्बा जो है ना पीछे मेरे भागना शुरू हो गया, मैं भी भागना शुरू हो गया। सही बात है। मोइन अहमद, आप बताइए कि आपके बचपन का कोई ऐसा वाक़या जो याद हो? हाँ, बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात तो बेशुमार हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरा कज़न जो ना चचाजाद भाई आसिफ और हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी। हम मतलब गायें यूँ समझ लें कि जब लोगों के आनी शुरू होती थी तो हमारी रूटीन थी कि तकरीबन 1 किलोमीटर से जो गाड़ी जो ना वो गाड़ी अंदर दाखिल हुई, हमें अंदाज़ा हो जाता ये कहाँ जाएगी। हम उस गाड़ी के साथ भाग भाग के जाते थे। जब तक गायें उतर नहीं जाती थी तब तक हम वहाँ से नहीं जो ना जाती नहीं थे। अच्छा, इंटरेस्ट क्या था? असल में इंटरेस्ट क्या था कि जब गाड़ी जो ना गाय उतरते हुए जो वो प्रॉब्लम करती है ना, कभी भागती है कभी कुछ करती है, तो वो इंटरेस्ट था। अच्छा, मुझे अगर कभी ऐसा देखने का मौका मिलता है, मेरे दिल चाहता है तो बस गाय होती तो भाग जाए। अगर कोई गाय जो ना खामोशी से जो ना उतर रही है ना, तो जो ना वापस आ जाते थे। अच्छा, यानी आपको फुल एडवेंचर चाहिए होता है, तो गाय कुछ करे तो फिर आपको मजा आता है। बच्चों को ज्यादा मजा ऐसे नहीं आता कि वो इस चीज का इंतजार करते हैं कि जानवर भाग जाए, तो हमें जानवर जो भागने का जो मजा है ना वो देखे हम। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे डॉक्टर साहब की एक बात जो डॉक्टर साहब ने अभी उसका कहा ना, भेड़ का एक वीडियो क्लिप अभी आप लोगों ने भी शायद देखी होगी कि वो किस तरह बच्ची को उसने टक्करें मार मार के बच्ची को मार दिया। तो ये लोग बड़ा एहतियात करें कि भाई आप अपने बच्चों को ना जानवरों के साथ अकेला ना मतलब जो छोड़ें, बहुत ख्याल करें इसका। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर सादिक और मोइन अहमद। ये बता रहे हैं अपने बचपन की बातें और इसके साथ साथ बता रहे हैं अपनी ड्यूटीज़। हम ब्रेक पे जाएंगे एक अच्छे से सॉन्ग के साथ। कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारें वो समा, छुपे छुपे बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएगी। बिछड़े सदियाँ बीती फिर भी मुझे याद आते हो, साया बन के आहट बन के दिल पे मेरे छा जाते हो। जिंदगी कितनी है कार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की रस्में, प्यार का वादा क्या हुआ बेवफा अभी जा। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ बेवफा बेवफा। कहाँ गई वो प्यार की रस्में। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं मेट्रो 1 न्यूज़ की स्पेशल ई ट्रांसमिशन ईद कुर्बान में आपके साथ। चूँकि कुर्बानी का मौका है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है और उसके बाद फिर बारबेक्यू का एहतमाम किया जाता है। बहुत सारे लोग अपने घर में बनाते हैं, फैमिलीज़ के साथ बनाते हैं और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू गैदरिंग्स करते हैं। डॉक्टर मुनीर सादिक तक चलते हैं, उससे पहले तो ये जानते हैं कि जब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी निमट जाती है, यानी कि गोश्त जो बन जाता है बारबेक्यू के लिए तैयार, तो ये किस तरीके से बारबेक्यू की पार्टीज़ की जाती है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या गैदरिंग्स की जाती है, इस बारे में बताइए। देखें, वो ज़्यादातर तो
ईद का तीसरा दिन ही होता है कि मेरी रूटीन में होता है कि पहला दिन तो वैसे गुजर जाता है जी जी। दूसरा दिन जो है वो मुलाकातों में होता है, तो तीसरा दिन या उसके बाद ईद के बाद भी ये कंटिन्यू रहती हैं काफ़ी दिनों तक। लोग बाद में भी जब इस सारी इन चीज़ों से होती है तो दोस्तों अहबाब के साथ तो ज़्यादातर जो होता है वो काफ़ी लेट में होती है, लेकिन फैमिली के साथ जो ईद के तीसरे दिन। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताएं, अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है जब वो बारबेक्यू जो ना बनाने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं, क्योंकि अमूमन उन लोगों को इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है जो कि एक प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, तो थोड़ी सी एहतियाती तदबीर के हवाले से मैं बताएं कि बाज़ औक़ात लोग बड़ी तेज़ी से एकदम डालते हैं और आग भी भड़कती है, या जब बारबेक्यू बनाने के लिए वो जो नाइफ इस्तेमाल की जा रही होती है उंगलियां भी काट लेते हैं, इस बारे में थोड़ी एहतियाती तदबीर। एक बहुत अहम चीज़ जो है ना वो जिस चीज़ का ख्याल करना है, और हम जो अक्सर देखते हैं जो वाक़यात सुनते भी हैं और जो देखते भी हैं इमरजेंसीज़ के अंदर, वो ये होता है कि लोग जब आग भड़काने की कोशिश करते हैं कोयले को, तो जो कोयलों को जलाते रहते हैं उनको तो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो नहीं जलाते तो वो क्या करते हैं कि आग नहीं जल रही होती तो डेस्परेट मूव में ऊपर से क्या करते हैं कि या तो पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल या डीजल जो है ना छिड़कते हैं। अच्छा। तो आपको पता है कि ये फ्यूम्स जब हवा में जाते हैं तो ये ना सिर्फ उस जगह पर आग पकड़ सकते हैं, बल्कि जितना ज़्यादा पेट्रोल डाइल्यूट होगा उतना ज़्यादा तक वो आग पकड़ सकता है। तो आग ना फेंकने पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वहाँ तक जाती है, बल्कि वो उसकी वजह से जो है ना वो कि जो फेंक रहा है उसको भी उसकी आग लग सकती है। तो कभी भी जलते हुए कोयलों के ऊपर जो है ना वो पेट्रोल ना छिड़कें। अच्छा, नहीं जब जल रहे हैं उनको जल रहे हैं बिल्कुल उसको ज़्यादा तेज़ करने के लिए। उसके लिए दूसरे तरीके कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे पहले आप कागज़ या गत्ते से पहले आग को जलाएं, फिर छोटी पहले लकड़ियाँ ऐसी हवा वगैरह भी जलते हैं ना, हवा जलें, और लकड़ियाँ ऐसी जो ज़्यादा तेज़ी से जलने वाली हैं, जब वो जलना शुरू होती हैं फिर जब कोयला एक दफ़ा सुलग जाता है। अच्छा, मैं जो करता हूँ तरीका वो शायद वो डिफरेंट है, वही मैं क्या करता हूँ कि चूल्हे के ऊपर कोयले रख देता हूँ और चूल्हा ऑन कर देता हूँ, तो उससे जो है ना वो दहक जाते हैं और थोड़ी सी आग पकड़े तो वो दहक जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब आग जो जल रही होती है उसमें डालता हूँ तो दहके हुए कोयले जरा आसानी से जो है ना वो आग पकड़ते हैं। ये मेरा तरीका है उसमें। और अमूमन ये होता है ना वो जो बारबेक्यू की चकोर बोटियां बनानी होती हैं, खवातीन भी लगी हुई होती हैं, बच्चे भी लगे हुए होते हैं, अमूमन हाथ भी काट लेते हैं, उस सिलसिले में थोड़ा सा हमें हिदायत। हाँ बिल्कुल, अगर गोश्त बनाने में ज़्यादा तजर्बा नहीं, अक्सर में फैमिली में जो बुजुर्ग ख्वातीन हैं या वो जो किचन में रेगुलर करने वाली है ना उनको तो तजर्बा होता है नाइफ के साथ, लेकिन अगर तेज नाइफ होगी और आप कट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें तो उंगलियों के कटने का ज़ाहिर सी बात है, तो खुद बहुत डर लगता है नाइफ से। मैंने कहा हल्की हो पर तेज ना हो, डर लगता है अमूमन। वही ना, आप बताइए कि आपके यहाँ जो है, आपने कहा कि क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है, फर्स्ट सेकंड डे आप लोग जो है बिजी रहते हैं करने, तो फिर फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? बारबेक्यू कब अरेंज किया जाता है अपनी फैमिली में, इन लॉज में क्या होता है? हाँ देखिए, ईद के दिनों में तो पहला दूसरा तीसरा दिन तो अल-मुस्तफ़ा के साथ ही गुजरता है। अच्छा। और नॉर्मली होता क्या है कि अगर रूटीन में हम, जैसे मैं ऑफिस 10 बजे जाता हूँ तो ईद के दिनों में तो फजर की बाद पहुँचना होता है। अच्छा। और फिर रात को मगरिब के बाद फिर वो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। मैं मगरिब के बाद निकल जाता हूँ, मेरे बाद फिर और लड़के हैं जो रात को 10 बजे निकलते हैं, कोई 2 बजे जा रहा है, कोई वहीं बैठा हुआ है, तो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। तो होता क्या है कि फैमिली में, मतलब आपको मालूम है कि ससुराल और मैका दोनों जगह जो ना जाना है। जी जी। तो अब मेरे अपने मतलब जो ना फैमिली यानी मेरे जो ना भाई बहन में अमूमन पहले दिन होती है और मेरी ससुराल में तीसरे दिन होती है। अच्छा, तीसरे दिन मैं फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ क्योंकि काम जो कम होता है, काफी हद तक निमट चुकी होती है जिम्मेदारी। सही। पहला दिन थोड़ा हेक्टिक होता है, वो आंखें सूजी हुई होती हैं, थकन होती है, बुरा हाल होता है, और फिर वहाँ जाओ वो गप्पे शप्पे लग रही होती हैं, लेकिन उस वक्त अपना फील नहीं होता, थकन बाद में होती है। सही बात है। नाज़रीन इकराम, ये वो लोग हैं कि इनकी कोई भी वक्त है कि ईद का मौका है या बकरा ईद का मौका है, क्योंकि इनकी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि ये लोग कंटिन्यू अपनी ड्यूटीज़ भी सर अंजाम देते हैं, अपनी फैमिली को भी देखते हैं, इसके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग भी करते हैं, क्योंकि ये ज़िम्मेदार ज़िंदगी ही दूसरों की खिदमत से मतलब कहना है खुशियों में भरपूर तब्दील हो जाती है। और हकीकत क्या है कि चूँकि मैंने डॉक्टर मुनीर सादिक से भी एक वाक़या सुना, मोइन अहमद से भी सुना, और एक छोटा सा वाक़या मुझे आज तक याद है अपने बचपन का, मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक बार हमारे घर जो एक छोटा सा बकरा आया तो वो खामोश खड़ा था। मैंने अपनी वालदा से कहा कि बोलता क्यों नहीं है, तो अम्मी ने कहा इसको कुछ नहीं करना, लेकिन बस मुझे बड़ा वो हैरत ज़्यादा होती रही कि क्यों नहीं बोल रहा। बस मैंने थोड़ी देर बकरे की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, मैं करना शुरू कर दिया। फिर जो उस बकरे ने बोलना शुरू किया वो पूरी रात बोलता रहा और अम्मी से मुझे डांटे पड़ती रही कि तुम्हारी वजह से हुआ ये, बकरे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये जी बकरे को बोलना सिखा दिया। बेसिकली वो बोल ही नहीं रहा था, तो मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, बोलता क्यों नहीं है। तो खैर वो अम्मी से डांटे पड़ती रही, लेकिन ये वाक़या मुझे आज तक याद है कि पूरी रात मेरी वजह से बकरा बोलता रहा और उसकी वजह से मुझे डांटे खानी पड़ी। तो अब चलते हैं दोबारा डॉक्टर साहब की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप हॉस्पिटल में भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, भाभी को कब लेके जाते हैं, ये बताइए उनके ससुराल।
मैके उनके? ईद का सेकंड डे, मतलब ईद का फर्स्ट डे तो मैंने कहा ना कि वही सुबह, तो सेकंड डे या थर्ड डे, मोस्टली सेकंड डे होता है। अच्छा, और ये बताएं कि आप दोनों मुझे बताएं कि आप लोगों को खुद क्या बनाना आता है और क्या स्पेशल आप लोग फरमाइश करके घर में बनवाते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड डे क्या खाना होता है? मुझे तो सिर्फ ऑमलेट बनाना आता है और चाय बनानी आती है, बाकी कुछ भी बनाना नहीं आता। चलें, कम से कम भूखे नहीं रहेंगे। कुकिंग मेरी बहुत ही कमज़ोर है, मतलब मैं कुकिंग नहीं जानता, मतलब ज़्यादा ये है कि मैं अंडा बना लेता हूँ, अंडा बॉईल कर लेता हूँ, या बना लेता हूँ, या शेक्स बना लेता हूँ, इस तरह की आसान चीज़ें। तो बाकी कुकिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा, नहीं तो बारबेक्यू के हवाले से ये कि मेरे दोस्तों का एक ग्रुप है, वो मेरे साथ अक्सर, मेरी वाइफ को भी पता है, मेरी फैमिली को पता है कि ये मेरे दोस्त हैं, इन्हीं के साथ मैं होता हूँ। तो उनमें एक दो दोस्त हैं जो है वो दिल्ली से ताल्लुक़ है, तो वो मसाला बनाने में और खाना बनाने का वो होता है, बाकी प्रिपरेशन जो कर रही होती है, मतलब दहकाना होता है, कोयलों का दहकाना होता है, या बाकी जो चीज़ें सर्व करना है वो हम लोग कर रहे होते हैं। तो बाकी कुकिंग मैं नहीं करता। बारबेक्यू में चूँकि बनी हुई होती है, सिर्फ आपने उसको जो है वो सेकना, उस पर कोई इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज तो चाहिए नहीं होती। तो मसाला प्रिपेयर करना का या बाकी चीज़ों ये तो भाभी करती होंगी, तो आपने बस ज़रा सा चला के वो शहीदों में नाम लिखवा लेना होता होगा। असल में होता है क्या है कि ज़ाहिर सी बातें, ये दिन ऐसे होते हैं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपनी मर्ज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा बनवाए, और अमूमन जिस तरीके से हमारे गरीब और नादार अवाम है उनमें ये गोश्त तकसीम किया जाता है ताकि वो भी हमारी खुशियों में शरीक हो, कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किसी भी कुर्बानी के हिस्से के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक आपका हिस्सा है, गरीबों का हिस्सा और आपके रिश्तेदारों का हिस्सा है। तो इन हिस्सों को उसी के मुताबिक तकसीम करना बहुत ज़रूरी है। मोइन, आप बताइए कि आप क्या फरमाइश करते हैं और आपको क्या बनाना? हाँ, कुकिंग में तो देखिए मेरा भी जो ना डॉक्टर साहब की तरह है, लेकिन मैं इनसे 2 चीज़ें आगे हूँ। एक तो मैं दलिया बना लेता हूँ क्योंकि वो आसान होता है, और एक खिचड़ी बना लेता हूँ मैं। गुड है। लेकिन ये है कि हाँ, बारबेक्यू वगैरह जब ये ईद का मतलब जो सीज़न आता है, तो ज़ाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट मेरे हिसाब से तो यही होती है कि अपने हाथों से हर काम करें। बोटियाँ खुद लगाएं, कबाब खुद लगाएं, सेकने के लिए रखें, फिर उसके देखते रहें कच्चा पक्का है यार क्या हुआ। तो वो जब हमारी फैमिली होती है, मतलब जो फैमिली के दोस्तों की गैदरिंग तो मेरी नहीं है, मेरी बेगम की गैदरिंग है बस। तो उसमें जब फैमिली में होते हैं तो मतलब उसमें ज़्यादा एंजॉयमेंट होती है। फिर वो एक आदमी की ड्यूटी लगती है, अब तुम सेको, अब तुम सेको, अब तुम सेको, तो यही एंजॉयमेंट है उसमें। हम जान रहे थे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मैनेजर ऑपरेशन मोइन अहमद हमारे साथ हैं, क्योंकि कुर्बानी के अलावा भी बहुत सारे शोबों में अल मुस्तफ़ा खिदमत इंसानी कर रहा है, और हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर। इनसे हम सॉन्ग सुनते हुए जाते हैं ब्रेक पे। समझता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। गुजर जाऊंगा मैं, प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छू कर गुजर जाऊंगा मैं, प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मेरे जैसे कोई
समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। ला 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 वेलकम बैक नाज़रीन, आपके साथ मौजूद हैं मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद कुर्बान में। आपके साथ नाज़रीन मेरे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, उसके साथ साथ जो सिंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सिंगिंग की और हमारे शो में चार चांद लगा दिए। और हमारे साथ जो सिंगर मौजूद हैं दानिश और नदीम, इनसे भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि ये किस तरीके से ईद कुर्बान गुजारते हैं और इनकी क्या मसरूफियत होती है। जी जनाब। बस ईद सुबह नमाज के बाद फिर कुर्बानी। अच्छा। कुर्बानी के बाद गोश्त बांटना, बांटने के बाद बस जो प्रोसेस इन लोगों से गुजरा है वही हमारा है। फिर दूसरे दिन ससुराल के बाद फिर वही बच्चों में टिक्का पार्टी, ये वो जो मामला सारे होते हैं वो उसी में सारे ससुराल पहले होके आगे मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो ससुराल की होती है दूसरे दिन की, क्योंकि वहाँ पे भी कुर्बानी होती है, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे भी जाना राइट बनता है। तो बस पहले दिन से नमाज शुरू होती है, नमाज के बाद कुर्बानी, तो गोश्त बांटना, थकन हो जाती है, फिर दूसरे दिन ससुराल में कुर्बानी होती है। ससुराल वाले गाने की फरमाइश तो नहीं करते आपसे? क्या हमें गाना सुना? आप लोग भी कुछ पूछना चाहें हमारे सिंगर से तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आप कौन सा गाना उनको सुनाते हैं? बहुत सारे सुना है मैंने, तो अपनी माइयों में उनको गाना सुना दिया, माइयों में सुना दिया उनको। सही। और मतलब बहुत खुशी ईद मनाते हैं। आप बताइए आप कैसे मैनेज करते हैं सारा? जी मैंने तो खैर अभी तो खैर हम तो अभी ईद में अभी यहीं मौजूद है। खैर जी मेरी वाइफ तो इंतजार ही कर रही है। खैर अभी इंशाल्लाह भी बस वाइफ का तो काम ही सबको इंतजार करना होता है। ज़ाहिर बात है, इसके बाद मेरे तो घर ही हस्बैंड जाना होते है तो मैंने भी इंतजार ही करना होता उनका। नहीं अभी जाएंगे फिर इंशाल्लाह ससुराल वगैरह, यानी कि जी अच्छा। पहले तो अम्मी के जाऊंगा मैं, उसके बाद फिर यानी कि अम्मी का सलाम करना है। जी हाँ बिल्कुल, उधर जाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर सब जगह यानी कि सही। आप लोग ने कुछ और पूछना है कुछ ज़हन में? वैसे डॉक्टर साहब मेरी वाइफ का ये बड़ा जो ना क्रेडिट है कि मैं ईद के जो ना दो तीन दिन जब यहाँ पर होता हूँ अल-मुस्तफ़ा में, तो वो बेचारी सुबह से शाम तक अकेली, तारीफ करें सबके वरना तो देखे ना मतलब जो ना घरों में किस किस्म की एक्टिविटी होती है, कभी कलेजी खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि ख्वातीन का काम जो है ना वो मर्दों से कई फोल्ड ज़्यादा है और ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब अगर आप देखें तो कुर्बानी में ऐसा नहीं कि मर्दों का काम होता है, बल्कि उसमें औरतों का काम बहुत ज़्यादा है। किचन में अक्सर ख्वातीन अक्सर घरों में ये होता है कि गोश्त की सफाई, उसकी हिस्से करना, फिर लोगों को बांटना, मतलब बांटनों का काम बाहर आउटसाइड तो मर्दों का होता है। फिर उसके साथ साथ बच्चों को तैयार करना, बच्चों को वो एक अलग से मरला है। फिर साथ में कुकिंग वो सबसे मुश्किल काम है कि साथ में कुकिंग को भी करना, फिर मेहमान आ रहे हैं उनको भी कैटर करना। तो मैं समझता हूँ कि ख्वातीन का जो है ना वो बहुत ज़्यादा मल्टी टास्किंग वाला काम होता है बनिस्बत मर्द हज़रात के। बिल्कुल ऐसी ना। देखिए बात क्या होती है कि जो हमारे घर में हमारी वालदा होती हैं, बहनें होती हैं, भाभियाँ होती हैं, यानी कि जो हमारा लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है ख़वातीन का घर में, उनका बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत रिश्ता एक बनाया है मियाँ बीवी का। और क्योंकि दुनिया में सबसे पहले वही रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा का, यानी कि ये बहुत प्यारा रिश्ता है। और इसके अलावा अब कभी मजाक की बात अगर मैं करूँ कि अगर हम किसी काम के लिए मेड रखते हैं, बर्तन धोगी तो अलग पैसे लेती है, कपड़े धोती है तो अलग पैसे लेती है, या खाना बना के देगी तो अलग पैसे मांगेगी, लेकिन जो एक बीवी का किरदार है, जो आपकी शरीके सफ़र होती है, उसकी बहुत इज्जत और अजमत और ताज़ीम किया कीजिए। वो एक ऐसी औरत है जो आपके लिए सारे काम अकेले कर लेती है और आपके घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है और आगे वाली नस्लों को संभालने की भी सलाहियत रखती है। चूँकि मेरी बहनों को ये सलाम है आज ईद का कि वो किस तरीके से घरों में मैनेज करती है। क्योंकि बात क्या होती है कि जो मर्द हज़रात हैं तो गोश्त काट के वो ला के घर में दे देते हैं। अब ख़वातीन का काम होता है कि उनको हिस्से बना के रखना और मज़ेदार किस्म की डिशेज़ बना के अपने घर के लोगों को खिलाना। अब आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप लोगों को पसंद कौन से खाने, कौन से डिशेस पसंद है जो आप फरमाइश करके बनवाते हैं? मुझे ज़्यादातर बारबेक्यू में गोला कबाब ये ज़्यादा बहुत अच्छा पसंद। अच्छा। और इसके अलावा वो कढ़ाई जो है, कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर लोगों को मटन कढ़ाई बड़ी पसंद होती है, मटन टेस्ट बड़ा मुझे यम्मी सा एक्चुअली होता है। मटन कढ़ाई मुझे पसंद है ज़्यादा। अच्छा, मुझे मटन कढ़ाई ज़्यादा पसंद है। बाकी बीफ में अगर आप बात करें तो उसमें पुलाव, अच्छा। बिरयानी के बनस्बत मुझे पुलाव ज़्यादा पसंद। और भाभी की हाथ की खुद ब खुद, जैसे ना भाभी ये बड़े मजे का बनाती है। सुन ले भाई भाभी, आज आपकी ऑन एयर तारीफ करवा रही हूँ। आपने जो ना एक अच्छा सा जो ना मतलब क्या बोलूँ कि मेरे लिए दुआओं का गिफ्ट भेजना है कि आपकी ऑन एयर तारीफ करवाइए। ये बताएं भाभी क्या अच्छा बनाती है?
भाभी सभी अच्छा बना लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कुकिंग तो अच्छी जो आपको पसंद है उनके हाथ का? कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा, कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं, और तारीफ अगर आप नहीं करेंगे तो आप घर में नहीं रह सकते, तो आपको तारीफ तो बहरहाल करनी है। आप हर लोग में तारीफ करें, आपको हर रोज कढ़ाई मिलेगी। देखिए ज्यादा सच आप ऑन एयर नहीं कह सकते। ठीक ठीक ठीक। मेरे कहने का मतलब ये कि देखें वैसे बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन नहीं पता, एक बात बताऊं आपकी तारीफ, अगर मैं एक एज अ वाइफ में बात करूं कि मैं जब खाना बना के रखती हूँ ना, तो मैं अपनी हस्बैंड की शक्ल पहले देखती हूँ, आइडिया करती हूँ कि ये सही पसंद भी आ रहा है या नहीं। वो तारीफ बेसिकली क्या होता है, जो हमने सारा दिन मेहनत की होती है ना, वो वसूल हो जाती है आप लोगों की तारीफ से, ये होता है मकसद बेसिकली। वही ना, आप बताइए कि आपको क्या पसंद है और आप फरमाइश करके क्या बनवाते हैं? ईद बकरीद में सारे जो मतलब जो खाने होते हैं ज़्यादातर कोरमा, बिरयानी, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बकरीद में ख़ास तौर पे ये जो तिक्के बोटियाँ वगैरह होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और वाइफ से हाँ मैं एक जो ना फरमाइश करके बनवाता हूँ सिरके वाला गोश्त, वो उनके हाथ का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, और वो नॉर्मली तो वो सबके यहाँ अवेलेबल नहीं होता, और ना सबको उसके शायद जो ना रेसिपी मालूम होगी, लेकिन वो बड़ा अच्छा। इस सिरके वाले गोश्त की रेसिपी मैं बता ही देती हूँ, सब आवाम को अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने खाया हुआ भी है, बहुत मज़े का होता है सिरके वाला गोश्त। नाज़रीन किराम, सिरके वाले गोश्त की एक रेसिपी मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं ये रेसिपी तो बताएंगे नहीं, लिहाजा मैं ही आपको रेसिपी बताती हूँ कि सिरके वाला गोश्त इस तरीके से बनता है कि चुकोर बोटियाँ कर ले, चाहे आपने बीफ लेना है, मटन लेना है, और उसको एक पतीली में रख दीजिए वॉश करके। उसके बाद उसमें सिरका डालना है और उसमें सोया सॉस डालना है, उसके साथ उसमें चिली सॉस डालना है, ये डाल के डिप करके रख देना है, ठीक है। और उसके थोड़ी देर बाद उसमें कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्चें कूट के डालनी है, उसके साथ नमक डालना है, और ये सब मिक्स करके आप रख दें। और सिरके इतना ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए कि सारी बोटियाँ डिप हो जाएं। 2 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद पतीली को इसी तरह आंच पे पकाने के लिए रख दीजिए चूल्हे पे, और जब तक वो सारा सिरका और जो मसाला है बोटियाँ सक कर लेंगी, तो इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रही है और वो साथ साथ गल भी जाएंगी। तो ये बड़ा रूखा सा गोश्त होता है, बड़े मज़े की रेसिपी होती है, और बहुत इसी तरीके से ये आप चटनी या टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत यम्मी सी रेसिपी। आप लोग के मुंह में पानी आया? अच्छा, इससे एक मिलती जुलती डिश जो मुझे पसंद है वो तवा गोश्त है, मतलब वो तवा गोश्त। उसमें कीमा जो होता है वो मशीन का नहीं होता, हाथ का किया हुआ कीमा होता है, और उसमें फिर अनारदाना मिक्स करके और उसमें टमाटर उसमें डाल के तवे के ऊपर उसको भूनते हैं, तो वो होता तो ड्राइड्स है। आप उसको वैसे भी खा सकते हैं, मतलब आप उसको उसके साथ में कोई रोटी लेने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही ड्राइड खाते हैं, लेकिन बड़ा मज़े का होता है, तवा गोश्त जिसे कहते हैं। उसके ऊपर भी ये होता है कि जब आप उसमें पानी डाल के फिर उसके ऊपर आप उसको कवर कर देते हैं, तो उसकी जो पानी निकलता है वो उसी में जज्ब होता रहता है, और उसमें टमाटर भी शामिल होता है, अनारदाना भी बीच में शामिल होता है कूटा हुआ, तो वो थोड़ा सा सॉल्टी और टेस्टी होता बड़ा काफ़ी। अच्छा, वैसे मेरे जहन में एक बात आ रही थी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि अमूमन जिस पहले ख़वातीन जो गोश्त को ड्राई कर दी थी, अमूमन नमक लगा के रख देती थी, अगर वो नमक वाला सिलसिला चलता रहे, या फिर अगर हम भी ऐसा करें और किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो क्या नमक की वजह से उसमें प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, नमक के हवाले से तो वैसे भी है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को एहतियात करनी होती है, तो अगर आप एक नॉर्मल डाइट लेते हुए आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन है और आप उस पर इजाफी नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही नमक उनकी डाइट में से ख़त्म हो जाता है। आपकी नॉर्मल जो डाइट होती है उसमें वैसे भी सोडियम शामिल होता है। सोडियम सिर्फ नमक में नहीं होता, बाकी सोर्सेज से भी नमक सोडियम आ रहा होता है। तो मेन चीज़ जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बाइस होती है वो सोडियम होती है, NaCl। सॉल्ट क्या होता है? NaCl। तो उसमें सोडियम होता है। तो जब ऐसा आप इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए ज़ाहिर सी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन कोल्ड ड्रिंक्स पे भी लिखा हुआ था सोडियम फला मिकदार में, तो क्या ब्लड प्रेशर के मरीजों को कोल्ड ड्रिंक्स से अवॉइड करना चाहिए या कम मिकदार में पी रहे हैं, क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स में मोस्टली मीठा ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा मिठास ज़्यादा होती है, सोडियम का इतना ज़्यादा नहीं होता। सोडियम बहुत लो क्वान्टिटी में होती है। कुछ जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में वो इसलिए सॉल्टी टेस्ट के लिए आप सोडियम हो सकता है, उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादातर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कोल्ड ड्रिंक्स के साथ जो है ना, उसमें चीनी का या ग्लूकोज का बहुत हाई लोड होता है, और वो बहुत तेज़ी से आपके शुगर को बढ़ा सकती है, ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट के अंदर। तो लॉन्ग टर्म में इसलिए भी मना होता है कि हाई ग्लूकोज मिलता है, और वो ओबेसिटी की वजह बन सकती है, मोटापे की वजह बन सकती है हाई ग्लूकोज का लेना। अच्छा, इतनी सारी हमने डिशेस की बात की, बंदा जब फर्स्ट डे भी खाएगा, सेकंड डे भी इतनी जो ना रिच थिंग्स खाएगा, थर्ड डे भी, और डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया, किसी का स्टमक हो गया या कोई डायरिया टाइप कंडीशन हो गई, तो क्या करनी है एहतियात? देखिए, उसमें तो यही है कि आप उसमें ऐसा मैसेज दें वो सारी आवाम के लिए, एहतियाती तदाबीर भी हो, सब एहतियात से खाएं, अपना पेट अपना समझ के खाएं, बहुत ज़्यादा होम रेमेडी भी हो उसमें, होम रेमेडी भी हो डेफिनेटली। देखें, डॉक्टर तो हर वक्त एहतियात ही करते रहते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जो
बदपरहेजी में जो है ना डॉक्टर खुद भी आगे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मतलब वो कभी कभी तो चलता है, मतलब कभी कभी समझाते हैं तो मौका ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है इसमें आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल एहतियाती फौजी कानून के मुताबिक है जी आपने जो है वो एक टाइम खाना है इतना खाना है, जाहिर सी बात है सामने आता है, उसको इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ कोई भी किसी चीज़ का ना इनपुट और आउटपुट बैलेंस है। अगर आप कोई चीज़ लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, आप समझते हैं कि वो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकती है, तो मुतवाज़िन कोई भी चीज़ है ना वो आपको खुद हर इंसान को पता होता है कि मेरे लिए क्या मुतवाज़िन है, मेरी कितनी एक्टिविटी है, उसके लिहाज से मेरी कैसी डाइट है। अच्छा। अगर एक्टिविटी नहीं है बिल्कुल भी और डाइट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी कैलोरीज आपके जिस्म में वेट गेन का बाइस बनती हैं। तो 2-3 दिन में तो नहीं, लेकिन अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि ज़्यादा मीट के लेने में, चूँकि मीट में फाइबर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी वजह होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। अच्छा। तो फाइबर इंटेक आपकी डाइट में बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्लूइड इंटेक आपकी डाइट में बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टाइम पे अगर आप ऑयली चीज़, बहुत रिच ऑयली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कढ़ाई इस्तेमाल करें, तो सेकंड टाइम उसके अल्टरनेट में कुछ और ऐसी चीज़ रखें जो कि कम ऑयली हो। और फाइबर का इस्तेमाल, सैलेड का इस्तेमाल, जैसे बारबेक्यू में सैलेड होता है तो सैलेड आप लेंगे तो सैलेड बहुत अच्छी सोर्स है फाइबर की। तो इस तरह की चीज़ें मॉडरेशन में तमाम चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन लोग रात के खानों में ये ज़्यादातर खा रहे होते हैं बारबेक्यू, फला फला फला, हमें कितनी देर पहले अपना जो ना डिनर एंड कर लेना चाहिए सोने का, और कितना गैप होना चाहिए? देखिए आइडियली तो तरीकाकार ये है कि जनरली भी खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्स की, जिन लोगों को रिफ्लेक्स का खासतौर पर प्रॉब्लम है, रिफ्लेक्स उसे कहते हैं कि मैदे की तेज़ाबियत मैदे के अंदर रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि मैदे में खास किस्म की कोटिंग होती है जो आपके तेज़ाबियत को फील नहीं होने देती और वो प्रोटेक्ट करती है। ये कोटिंग आपके खाने की नाली यानी ईसोफेगस में नहीं होती, और इस दोनों के दरमियान में एक अल्लाह ने ऐसा वॉल्व रखा होता है जो तेज़ाबियत को ऊपर नहीं आने देता। ठीक है, तो जिन लोगों को वो वॉल्व में प्रॉब्लम होता है या वो एरिया लेक्स होता है, लूज होता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स आने के इम्कान होते हैं, तो उनमें स्पेशली ये एहतियात होती है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें, रात के टाइम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ ना लें। अच्छा, जो चीज़ें तेज़ाबियत बढ़ाती हैं उनमें चाय, कॉफ़ी, टोमेटो, क्या कहना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स भी करती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, तो और ऑयल, जितना ज़्यादा ऑयल होगा, जितना ज़्यादा ग्रेवी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एसिडिटी करेगी। तो उसके के साथ अब थोड़ी एक्टिविटी करके और फिर उसके बाद जो है ना वो आप आराम करें। किसी हकीम से डॉक्टर साहब मैंने ये सुना था कि अगर रेमेडी का जिक्र कर रहे थे, वो भी बताएं। अगर आप डाइट ऐसी ले लें, रिच डाइट ले लें, जैसे जो ना बकरीद में कबाब और ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें एक जो ना इलायची खा लें आप, तो ऐसा कुछ आप। इलायची कौन सी वाली? जो सफेद हरी वाली, छोटी वाली, हाँ, वो इलायची। अच्छा, वो सही से चबा के और ठंडे पानी से पी लें। ठीक है। इलायची तो कहता है कि वो जो ना हाजिम हो जाता है, वो सब हाजमा होता है। इस बारे में मेरा कोई ख़ास इल्म नहीं है, क्योंकि हिकमत तो एक टोटली अलग फील्ड है, लेकिन डेफिनेटली ग़िज़ा का जो है ना बहुत अहम रोल है। आप इसको नहीं कर सकते कि आप क्या जिस्म में जिस्म को दे रहे हैं, किस क्वालिटी का दे रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि जो इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है ना इलाज बिल ग़िज़ा, दैट इज़ एक्चुअली प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब है कि आप ऐसी ग़िज़ा ले रहे हैं कि आप उससे बीमार हो ही नहीं रहा। एक वाक़या है ना इस तरह का कि एक हकीम जो है ना वो मदीना मुनव्वरा में आए और उसके बाद वो काफ़ी अरसे तक वहाँ पर लोगों ने उनको कहा भाई आप कहाँ आ गए, उन्होंने कहा नहीं मैं इधर आके हिकमत करूँगा। तो वो काफ़ी अरसे तक रहे, उसके बाद जो है ना वो कोई भी उनके पास बीमार नहीं हुआ। तो वो जाने लगे तो उन्होंने पूछा भाई राज क्या है, उन्होंने कहा हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं कि हम बीमार ही नहीं होते। अच्छा, तो मुतवाज़िन ग़िज़ा आपकी डाइट में रहेगी। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आप अगर आप देखें मेडिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारियां अलहदा नहीं हैं, अब एक ही छतरी के नीचे आती हैं, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी डाइट में और हमारी एक्टिविटी में बैलेंस नहीं है। पुराने ज़माने में लोग देसी घी भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी, उसके साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो किसी भी चीज़ का दीन भी ये कहता है और दुनिया के मामलात में भी जो मीन रास्ता होता है, जो एवरेज रास्ता होता है, जो दरमियान का रास्ता होता है, मुतवाज़िन रास्ता, वो सबसे बेहतरीन रास्ता होता है कि या तो आप बिल्कुल ही छोड़ दें या बहुत ही ज़्यादा कर लें। उसके बजाय आप मुतवाज़िन ग़िज़ा रखें, मुतवाज़िन एक्टिविटी रखें, सब चीज़ें रखें, तो आप बीमार ही नहीं होंगे। तो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म ऐसे डाइट लेने से प्रॉब्लम होती है। एक आध दफ़ा तो ठीक है, वो इवेंट के लिहाज से आप कर सकते हो। ठीक है।
नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम तकरीबन करीब है और मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर सादिक, बहुत शुक्रिया आपका, और मोइन अहमद आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, जो डॉक्टर साहब ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं और जो मोइन अहमद साहब ने अपनी इज्तिमाई कुर्बानी की पूरी हमें डिटेल बताई है, और इन सब चीज़ों पर हमें अमल करना है कि जो हमें सेहत की तरफ लेके जाना है। यानी कि जिस तरह डॉक्टर मुनीर सादिक ने कहा कि हमें कुदरत खुदाबंदी पे अमल करना है, दिन के टाइम, रात के टाइम, जो सोने जागने के हमारे टाइम है, खाने पीने के टाइम है, उनको मुतवाज़न रखना है। और अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें फल सब्जियां अता की हैं, उनको मुतवाज़न तरीके से खाइए तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। और इस प्रोग्राम से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। ईद कुर्बान के सिलसिले में जो मेरे मेहमानों ने बड़ी प्यारी प्यारी मज़ेदार बातें की, यकीनी तौर पर आप लोग को पसंद आई होंगी। इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, एक प्यारे से सॉन्ग के साथ।